Assalamualaikum viewers, I am Samiullah Khan and you are watching Language TV. Viewers, our today's topic is John Donne as a love poet. John Donne 1572 में पैदा हुए, 1631 में फौत हो गए. Viewers, as a love poet, John Donne हमारे उन सवालों के जवाब देते हैं जिन्हें हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक तलाश करते हैं. और वो किस हद तक हमारे सवालों के जवाब देते हैं ये लेक्चर की गहराई में जाके हमें भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा. जॉन डन क्या कहते हैं? मोहब्बत क्या है? रूह है या जिस्म है? हम अक्सर सोचते हैं कि मोहब्बत जिस्म है या रूह है, लेकिन हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते. हम सोचते हैं अगर मोहब्बत रूह है तो फिर जिस्म की तलाश क्यों है, उसको पाने की जुस्तजू क्यों है? और अगर मोहब्बत जिस्म है तो उससे कई ज़्यादा हसीन जिस्म दुनिया में है, एक उसी जिस्म की तलाश क्यों है? उसी की खातिर तड़पना, सिसकना, बिलकना, अपना सब कुछ छोड़ देना, उसी को महवर करार दे देना. और मोहब्बत अगर विद इन मैरिज है तो आफ्टर मैरिज, आउटसाइड मैरिज जो लव अफेयर्स चल रहे हैं वो क्या है? अगर मोहब्बत हुस्न है, अगर मोहब्बत सरापा है, अपीयरेंस है, तो महबूब की गैर मौजूदगी में उसका तस्वुर आपको पैरालाइज क्यों कर देता है? इन सारे सवालों के जवाब जॉन डन की पोएट्री में किसी हद तक दिए गए हैं और हर शख्स के लिए उसका पैमाना अलग-अलग होगा. आइए अब जॉन डन के मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं, उनकी पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स की, और फिर इन सवालों के जवाब इनकी पोएट्री में तलाश करने की कोशिश करते हैं. John Donne was an English poet, scholar, soldier and secretary born into a Catholic family. He was Dean of St. Paul's Cathedral in London. John Donne reflects his early age experiences. As a love poet, John Donne has focused his attention on worldly love. Readers witness personal experiences, feelings and emotions of the poet in love poems. However, in many sonnets, the poet has exaggerated his feelings. क्योंकि hyperboles हैं, conceits हैं इनकी पोइट्री में. Somewhere he talks about the company of his beloved. Somewhere he prefers love on any other thing of life. कहीं अपने beloved की कंपनी को और कहीं love को. At same point he talks about the unfruitful nature of women. Nevertheless, later on he changed his attitude. Collection of divine poems is a mirror of spirituality. Although as a love poet, John Donne was not practically mature, yet poetically he was mature enough to get the attention of his readers. It is because he was a very witty kind of person. Moreover, love poems by John Donne are universal in nature. आफाकी नज़्म है. Furthermore, every poem spread light on love relationship from a man's perspective. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैंस पर्सपेक्टिव से लव रिलेशनशिप को उन्होंने डिस्क्राइब किया है. कि पोइट्री के बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो इन्हें दूसरे शायरों से मुमताज़ करते हैं, मुनफरिद बनाते हैं. ये कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पोइट नहीं है. बाकी एलिज़ाबेथन एज में जो पोइट बातें कर रहे थे, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, इन्होंने उसको ब्रेक किया है. ये इमोशंस की बात करते हैं, पैशंस की बात करते हैं. उसके साथ साथ he was a poet of realism. Therefore, every poem narrates personality and autobiography of the poet. It is obvious to us that he has broken the convention and he has used a variety of poetic devices like conceits and hyperboles. उनकी poetry के 3 main strains हैं: scenical strain, conjugal love strain, palatonic strain. John Donne's love poetry is really remarkable. He hangs between physical and holy love, between cynicism and faith in love, and above all the sanctity of married life. कभी इनकी शायरी में आपको फिजिकल लव की इम्पोर्टेंस नज़र आएगी, कभी स्पिरिचुअल की नज़र आएगी, कभी ये औरत को स्कॉन करते हैं, उसके अनफेथफुल हो जाते हैं उसके हवाले से, और कभी फेथफुल हो जाते हैं. He was born at the time when writing love poems was both a fashionable and literary exercise. उस दौर में लव पोएम्स लिखना एक रवायत थी. इन्होंने भी उस रवायत को अपनाया, लेकिन अपने एक अलहदा मकाम बनाया. डिक्शन, सिंप्लिसिटी और एम्बिगुअस थॉट्स लेके इन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया.
Dunn showed his talent in this genre. Dunn does not lay stress on beauty or rather the aesthetic element in passion. ये एक और characteristics है इनकी poetry की. His poems are sensuous and fantastic. Dryden is the best literary critic in his era. Dryden describes John Donne's poetry in following lines. Donne affects the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses. Where nature only should reign, he perplexes the mind of the fair sex with nice speculations of philosophy. When he should engage their hearts and entertain them with love. इनकी पोइट्री गो के लव पोइट्री ही है, लेकिन एलिजाबेथन लव लायरिक से टोटली डिफरेंट है. दे आर सिंगुलर फॉर देयर फैसिनेशन, चार्म एंड डेप्थ ऑफ फीलिंग. अगर सिनिकल स्ट्रेन की बात की जाए तो एंटी वुमेन एंड हॉस्टाइल टू द फेयर सेक्स, दो चीज़ें सामने आती हैं. लेकिन इसके साथ साथ ओरिजिनलिटी इन डॉन्स लव पोइट्री की भी बात चलती है. तो द फ्ली में उसका एक कॉन्सेप्ट नज़र आता है. उसकी फॉलोइंग लाइंस आपके सामने हैं. ओ स्टे 3 lives in one free sphere where we almost ye more than married are. This flea is you and I and this our marriage bed and marriage temple is. Though parents grudge and you we are met and cloistered in these living walls of jet. Though yous make you apt to kill me, let not to that self-murder added be. Basically 3 sins in killing 3. Originality is an important characteristic of John Donne's love poetry. They are not as conventional as other poets of his age. ये डेविएट करते हैं अपने हम असरों के डिक्शन से, पोएट्री के स्टाइल से, वे ऑफ पोएट्री से. इन्होंने ऐसे टॉपिक्स बयान किए हैं, ऐसे टॉपिक्स पे तबाज़माई की है जो इनसे पहले नहीं थी. इसी वजह से ये इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट ओरिजिनल पोएट के तौर पर मशहूर हैं. इससे इनसे पहले जो शायर थे वो कॉपी करते थे, आइडियाज़ को चोरी करते थे और उनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में लोगों के सामने पेश करते थे. बट जॉन डन वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्राम देम. ही प्रेजेंटेड न्यू आइडियाज़ इन हिज पोएट्री बिफोर हिज रीडर्स. इसके मिसाल के तौर पे दी फ्ली, फ्ली के अंदर क्या हुआ, जॉन डन प्रिवेंट्स हिज बिलवेड फ्रॉम मेकिंग द लाइफ ऑफ द फ्ली, फ्रॉम टेकिंग द लाइफ ऑफ फ्ली, who has just bitten both of them, by arguing that it would be like killing of 3 souls. बाकी हम पहले वर्सेस में बता चुके हैं आपको. आगे इनकी पोइट्री का एक और जो है स्ट्रेन हम देखते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमंग देम इज द सेनिकल स्ट्रेन. इनके स्ट्रेन्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सेनिकल स्ट्रेन है. उसके लिए अब अगर आप वर्सेस देखें, when by thy scorn O murderess I am dead and that thou thinkest thee free from all solicitations from me, then shall my ghost come to thy bed. His cynicism is always related to women's unfaithfulness. मिसाल के तौर पे इनकी एक पोएम है Go and catch a falling star. इसमें ये आर्गुमेंट्स देते हैं about the disloyalty of women. One cannot find a faithful girl if after doing hard efforts he finds her, then it would have been changed until the poet's reach. John Donne may have experienced life from a wide angle, but the truth is his experiences are only related to love relationships. His relationships does not do more or his beloved betrays him, he becomes cynical. Thereby cynicism is an important strain in love poetry of John Donne. The poet, through a series of images, proves that it is impossible to find a true and faithful woman, as it is equally impossible to produce a child from a mandrake root. Petrarchan and Elizabeth poets honored woman as a goddess, but Donne sometimes mocked at them. Finality, Thy name is woman was quite popular in Donne's time, as we see in song Go and catch a falling star, get with child a mandrake root.
अब हम बात करेंगे सुपरमेसी ऑफ लव इन डन्स लव पोएट्री। डन कंसीडर्स लव एज एन इम्पोर्टेंट एंटाइटी इन द वर्ल्ड। ये अपने रीडर्स को कन्विंस करते हैं कि लव एक परमानेंट थिंग है, ये एंडलेस है, इट वुड नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ हर चीज तब्दील हो जाती है, लेकिन लव तब्दील नहीं होता अकॉर्डिंग टू डन, रेदर इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। इनकी पोएट्री की लाइंस देखें, जो स्टूडेंट जब मैं था तब भी पसंद थी, आज भी हैं और आखिरी सांस तक होंगी। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, नॉर आवर डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। कहते हैं ये छोटे छोटे आवर्स, डेज, मंथ्स, इवन ईयर्स, लव इन तक महदूद नहीं है, लिमिटलेस है। अब इनकी एक और एक्सट्रैक्ट की तरफ जाएं, उसकी वर्स की पहली लाइन पे देखें, माई फेस इन दाइन आइज दाइन इन माइन अपीयर्स। इसी तरह एक शाह अब्दुल लतीफ भटाई एक अपने वर्स में फरमाते हैं, ए मेरे महबूब मेरी आंखों में आ जा और मैं आंखें बंद कर लूं, फिर ना मैं किसी को देख सकूं न तुझे कोई देख सके। आगे चलते हैं, माई फेस इन दाइन आइज दाइन इन माइन अपीयर्स and true plain hearts do in the faces rest. Where can we find two better hemispheres? Without shared north, without declining west. Whatever dies was not mixed equally. If our two loves be one, are thou and I, love so alike that none do slacken, nor can die. एक और एस्पेक्ट है conjugal love in Donne's love poetry. Conjugal love carries paramount importance for John Donne's poetry. He has written many poems wherein he praises conjugal love. In many of his poems he addresses his wife anymore and tells about the joys and bliss of conjugal love in poems like Valediction for Wedding Morning और एक और poem है A Valediction for Weeping. इनके नज़रिए के मुताबिक कंजुगल लव जो है मोर रिवार्डिंग है, मोर मीनिंगफुल है, बजाय ऐसे लव के जो मुकम्मल नहीं हो सका। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल इन दैट दे डू नॉट फुली अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीकेशन बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, इट रेस्ट्स ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फेथफुलनेस, इट डज नॉट माइंड physical separation and consequent absence of eyes, lips and hands. ये इनकी पोएट्री का एक एक्सट्रैक्ट है, ये देखिए, but we by a love so much refined that ourselves know not what it is, entrashowed of the mind, careless, eyes, lips and hand to miss. मैरिड लाइफ का जो कंजुगल लव है इस सेकंड स्ट्रेन में आएगा, जिस तरह आपको बता चुके हैं कि वेलडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग और वेलडिक्शन और वीपिंग में है। Donne's treatment of love is realistic and not idealistic because he knows the weakness of the flesh, allure of sex, the joy of secret meeting. However, he tries to establish the relationship between body and soul. True love doesn't pertain to the body. It is the relationship of body and soul to the अदर सोल। जॉन डन आगे क्या कहते हैं, फिजिकल यूनियन जो है ज़रूरी नहीं है। अब वेलडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग में ही डिस्क्राइब्स इट्स रिएक्शन ऑन द लवर्स हार्ट। इट इज़ हाईली सरप्राइजिंग दैट अ पोएट सो फॉन्ड ऑफ सेक्स बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डिस्क्राइबिंग द फिजिकल पैटर्न्स ऑफ द फीमेल बॉडी। दैट सेक्स इज होली वेदर इनसाइड और आउटसाइड मैरिज is declared by Donne in his love poems. If love is mutual, physical union even outside marriage cannot be condemned. जॉन डन जो एक मजहबी फिगर हैं, वो क्रिश्चियनिटी में तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं कर सके, एक्सप्लेन नहीं कर सके, जस्टिफाई नहीं कर सके, लेकिन एज ए लवर वो कहते हैं लव अगर म्यूचुअल है तो इनसाइड मैरिज हो या आउटसाइड मैरिज हो, इसको कंडेम नहीं करना चाहिए। Donne feels that love bond is necessary for sexual union, otherwise mere sex without any spiritual love is mean. वो कहते हैं अगर फिजिकल लव है, शादी हो गई है या बगैर शादी के है और उनकी रूहों में कोई रिश्ता नहीं है, स्पिरिचुअल लव नहीं है, तो वो मीन है,
बेकार की एक्सरसाइज है, उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला. However, true love can exist outside marriage. He doesn't feel that woman is a sex doll or a goddess. वो एक दरमियानी राह अपनाते हैं. एलिजाबेथन पोइट्स की तरह वुमेन को गॉडेस भी नहीं कहते और एक सेक्स डॉल भी नहीं समझते. She is essentially a bundle of contradictions. He believes in fertility. Thy name is woman. His contempt for women is compensated by his respect for conjugal love. At times, he regards woman as the angel who can give him ultimate bliss. This twofold attitude is Donne's typical quality. He broke with the traditional patrician concept of poetry and created passion and though in his poems. जॉन डन ने अपनी शादी की दूसरी एनिवर्सरी पे पोएम लिखी थी, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट आपको बताएंगे. जॉन डन की शादी इनकी महबूबा से हुई थी. किस तरह हुई, इन्हें किन मुश्किलात का सामना हुआ और किस तरह ये पाए तकमील को पहुंची हुई मोहब्बत बिखर गई, इसका जिक्र हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अब हम एनिवर्सरी के पोएम्स पे आते हैं. जॉन डन रोड द एनिवर्सरी टू सेलिब्रेट द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ हिज वेडिंग. It gives us a fine picture of domestic bliss. Married love knows no change or decay. It is immortal and must continue even in the grave. कहते हैं ये लाफानी है और मोहब्बत जो है कब्र में भी जारी रहेगी. All other things to their destruction draw. Only our love hath no decay. This no tomorrow hath, nor yesterday. Another kind of love that we find in the poetry of John Donne is Platonic love. In many of his poems, he considers love as a holy thing. बहुत सारी poems हैं जिसमें ये मोहब्बत को एक मुकद्दस चीज़ मानते हैं. मिसाल के तौर पे कैनोनाइजेशन इनकी एक poem है. इसके अंदर he dwells upon the nature of Platonic love. In his poem Ecstasy, एक poem इनकी Ecstasy है, he considers physical an important medium for consummation of spiritual love. Thus he not only approves of spiritual love but physical love as well. कि spiritual love के साथ ये physical love को भी अहमियत देते हैं. इनकी poem का extract देखें. Yet nothing can to nothing fall, nor any place be empty quiet. Therefore I think my breast hath all those pieces still, though they be not unite. And now as broken glasses show 100 lesser faces so, my rags of heart can like wish and adore, but after one such love can love no more. Platonic love is the third strain of John Donne's poetry. Love is love whether it is made before or after marriage. वो कहते हैं मोहब्बत मोहब्बत ही है, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो. और ये तो इस हद तक चले जाते हैं कि कहते हैं इनसाइड मैरिज और आउटसाइड मैरिज. There is always spirituality in it. कहते हैं इसमें रूहानियत है ही. Donne has approved this strain and written divine poems. To exemplify in The Sun Rising, the poet considered love as the best thing on this planet. इनकी poem The Sun Rising है, उसमें ये प्रूव करते हैं कि मेटाफिजिकल स्ट्रेन के थ्रू प्रूव करते हैं कि लव जो है इस प्लेनेट का सबसे खूबसूरत जज्बा है. अब अगर इनकी डिवाइन पोएम्स को भी देख लें तो उसमें भी लव है. फ़र्क यह है कि वो क्राइस्ट एंड गॉड के लिए है, यहाँ इसकी बिलवड एनीमोर के लिए है. इन कैनोनाइजेशन ही टेक्स लव एज ए होली पैशन. हेंस दिस स्ट्रेन इज इंटायरली ऑपोजिट टू सिनिकल स्ट्रेन. Apart from these strains, John Donne has a variety of moods. In every poem it is different. Indeed, these strains and moods come first to make John Donne as best unconventional poet, love poet of every era. हर era का love poet है कौन? जॉन डन. अब इनके एक और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इनकी शायरी के एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इन जॉन डन्स लव पोएट्री. आपको पहले भी जिक्र कर चुके हैं. फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में आर्गुमेंट्स देते हैं. इनका एक और स्ट्रेन देखे, येट शी विल बी फॉल्स अर आई कम टू 2 or 3. ये कहते हैं वन कैन नॉट फाइंड अ फेथफुल गर्ल इफ आफ्टर डूइंग हार्ड एफर्ट्स ही फाइंड्स हर देन इट वुड हैव बीन चेंज्ड
until the poet reaches her. John Donne may have experienced life from a wide angle, but the truth is his experiences are only related to love relationships. No depiction of female beauty. ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इनकी शायरी को एक नई जहत अता करता है. John Donne might talk about women, but he never praised their beauty. He never said that he liked hairs or lips of his beloved. He is love devotee and talks about emotions, not physical appearances. ये जज्बात की कदर करते हैं. यहाँ आके पता चलता है कि जिस्म को अहमियत नहीं देते, कि देते हैं तो कम देते हैं, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं करती. इनकी शायरी में लिप्स, हेयर्स और बाकी फीमेल बॉडी की जो पार्ट्स हैं उसको सरापाए हुस्न नहीं करार दिया गया. उसकी जगह एक प्योर स्पिरिचुअल रिलेशन को ज़्यादा अहमियत दी गई है. इसलिए इनकी शायरी में जिस्म पे जो शायरी है, जो वर्सेस हैं, वो बहुत ही कम है. फॉर हिम लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेक्स. If he talks about any part of her beloved's body, then he mere describe its charm. Moreover, in his eyes, physical contact is not necessary for love. एक दफ़े एक सफ़र पे जा रहे थे अपने किसी दोस्त के साथ, तो जॉन डन को उनकी वाइफ ने बहुत बुरा भला कहा, लड़ी इनसे. तो इन्होंने कहा कि हम दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, आप यहाँ हैं, मैं किसी और शहर में चला जाऊँगा, लेकिन हमारा लव जो है वो फिज़िकल कांटेक्ट का मोहताज नहीं है. हम एक दूसरे के तस्वर में ही रहेंगे. ये मुमकिन ही नहीं है कि हम एक दूसरे के ख्याल से निकल सकें. मैं जहाँ कहीं भी हूँ तुम्हारा हूँ, तुम जहाँ कहीं भी रहो मेरी हो. और इसकी एक खूबसूरत मिसाल इनकी पोएम वैलिडिशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में है. इट इज़ डी सीरियस एंड स्पिरिचुअल. इन दिस रिगार्ड जॉन डन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड बेस्ट लव पोएट ऑफ हिज एरा. अब आगे हम बात करेंगे लव लिमिटेड फिलॉसफी की. डन्स फिलॉसफी इज लिमिटेड टू लव. ये अपने रीडर को कोई नसीहत नहीं करते, कोई मुश्किल बातें नहीं करते, मुश्किल गर्दाने नहीं दोहराते. इनकी तमाम पोइट्री का महवर, इनकी पोइट्री का काबा लव. ही हैज कवर्ड ओनली वन टॉपिक. पूरी शायरी में सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात की. कौन सा? लव. Only love poetry of John Donne is not limited to the philosophy of love, but divine poems are also about love. Divine poems में भी मोहब्बत की बात है. वहाँ क्राइस्ट एंड गॉड से मुतल्लिक है, यहाँ बिलवड से मुतल्लिक है, लेकिन ये लव के दायरे से बाहर नहीं निकले. In love poems it is typically between him and his wife anymore. Thus, he has no worldly philosophy. He never touched politics or other social issues of his society, nor does he mention any sophisticated philosophy of his poems. In his poems, he is best one and only one topic, love. His approach in this regard is Platonic and Petrarchan, where love for the body is not considered love, but lust. Pure love is of the soul. Thus, it is another trait of John Donne which makes him overall best love poet of all ages. लव पोएट हैं. वेराइटी ऑफ इमोशंस इनकी शायरी में आपको मिलेंगे, इनके सॉन्ग्स में, सोनेट्स में. इनको जो चीज़ हर सदी का शायर बनाती है वो वाइड रेंज ऑफ इमोशंस हैं. इससे पहले कोई शायर, कोई राइटर इस तरह की बात नहीं कर सका, लॉन्ग लिस्ट ऑफ इमोशंस पे बात नहीं कर सका. ये भी कहा जाता है कि जॉन डन की जो ज़िंदगी है वो लव अफेयर से भरी हुई है. ही स्पेंट टाइम विद मैनी वुमेन. सम रिलेशंस आर टेम्परेरी वाइल अदर आर एवरलास्टिंग. तो इन सब से इसने क्या हासिल किया और इनकी पोएट्री में क्या है? लव. What he experienced it in form of poetry. Therefore, every line, each word, and every single poem of John Donne is full of emotions. Hence, this capability of John Donne also separates him from masses and helps him to gain the title of the best love poet. अब हम बात करेंगे womanhood describes Donne as love poet. Donne's
world might be limited to one woman, yet his attitude towards women is very different. कहीं ये औरत को लॉयल कहते हैं, कहीं अनफेथफुल कहते हैं. C.S. ल्यूइस ने जॉन डन के ख्यालात को जो औरत के मुतल्लिक है समराइज़ किया है अपने लफ्ज़ों में. अब ये उनका कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कहते हैं C.S. ल्यूइस अबाउट जॉन डन. कंटेम्प्ट फॉर वुमेन इज अ डोमिनेंट नोट ऑफ जॉन डन्स लव पोएट्री. लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, बिकॉज जॉन डन फॉलोज पेट्रियार्कल डॉगमा इन विच बिलव्ड इज रियली वर्दी ऑफ लव. इनकी पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. इसमें ये है अगेंस्ट है वुमेन नेचर के, लेकिन इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ लव पोएम्स हैं वो मोहब्बत की बात करते हैं, उसमें औरत को एक अहमियत देते हैं. पहले ही बता चुके हैं ना वो कि वो दरमियान वाला रास्ता अपनाते हैं, ना ही वो वुमेन को सेक्स डॉल समझते हैं और ना ही गॉडेस समझते हैं. इन मोस्ट ऑफ केसेस ही डज नॉट डिग्रेड वुमेन बट रिस्पेक्ट्स देम. Undoubtedly, in his early poems, his attitude was rough as well as cynical, but later on, it was much approved. जॉन डन की जो लाइव पोएम्स हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. उस तरफ जाने से पहले हम फिजिकल लव इन जॉन डन्स लव पोएट्री की बात करेंगे, कुछ एक्सट्रैक्ट पे बात करेंगे. John Donne also approves of physical love. Many of his poems show a unique blend of physical and platonic love. He says that physical love is necessary for consummation of love. In his poem Ecstasy, he convinces the readers that physical and spiritual love are necessary for each other. वो कहते हैं physical और spiritual love दोनों एक दूसरे के लिए necessary हैं. He says that spiritual love cannot be consummated without the union of two bodies. Extract देखिए. To our bodies turn we then that so weak men on love revealed my look. Love's mysteries in souls do grow, but yet the body is his book. Sometimes John Donne seems to be more erotic and sensual in his poems. He is impressed with the beauty of his beloved to such an extent that he does not want any restrictions in this regard. ये पोएम है टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड. उसमें अपनी बिलवेड को ये कहते हैं ही आस्क हर बिलवेड टू अलाउ हिम टू प्ले विद हर होल बॉडी. याद रहे वो इनकी वाइफ थी. लाइसेंस माई रोविंग हैंड्स एंड लेट देम गो बिफोर बिहाइंड बिटवीन अबव बिलव. ओ माई अमेरिका माई न्यू फाउंड लैंड my kingdom safest when with one meant when with one man meant to teach thee I am naked first. Why then what needest thou have more covering than a man. इन्होंने अपने ट्रेडिशनल असूलों के खिलाफ अपने बिलवेड से शादी की थी. उसकी तफसील हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. उससे पहले हम आपको इनकी शायरी की जो लव पोएट्री की जो 3 हेड्स हैं उनके बारे में. डन्स लव पोएट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू अंडर 3 हेड्स. कौन कौन से? पोएम्स ऑफ मूड्स ऑफ लवर्स, सेडक्शन एंड फ्री लव आर फैंसीफुल रिलेशनशिप. पोएम एड्रेस्ड टू हिज वाइफ एनी मोर बिफोर एंड आफ्टर हिज मैरिज. पोएम एड्रेस्ड टू अदर नोबल लेडीज. इनकी लव पोएम्स को यहाँ 3 हिस्सों में हमने तकसीम किया है. उसका मुख्तसर तारुफ हम आपको बताते हैं. इसके मुतलिक पहले थोड़ा सा आपको हम बता चुके हैं, लेकिन एंड पे थोड़ा सा इसका कंक्लूजन निकालते हैं. फर्स्टली देयर इज सिनिकल विच एंटी वुमेन एंड हॉस्टाइल टू द फेयर सेक्स. द थीम इज द फ्रेलिटी ऑफ वुमेन, अ मैटर ऑफ एडवांटेज फॉर लवर्स हु लाइक कैजुअल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन विद लेडीज. सेकेंडली देयर इज द स्ट्रेंड ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ. द जॉय ऑफ conjugal love in poems are valediction forbidding mourning. Thirdly, there is the platonic strain, as in the canonization, where love is regarded as a holy emotion, like the worship of a devotee god. Donne's treatment of love poems is realistic and not idealistic because he knows the weakness of flesh. पहले आपको बताया pleasure of sex, the joy of secret meetings. True sex is holy.
जॉन डन कहते हैं इनके मुतलिक जो पोएम्स में है, that sex is holy whether inside or outside marriage is declared by John Donne in his love poems. If love is mutual, physical union even outside marriage cannot be condemned. As a Christian तो वो इसको जो है डिफाइन या जस्टिफाई नहीं कर सके, लेकिन एज ए लव पोइट वो कहते हैं अगर लव म्यूचुअल है तो उसको कंडेम नहीं करना चाहिए। अब जॉन डन की थोड़ी सी यूनिकनेस पे बात करेंगे। While the Elizabethan lyrics are by large limitations of Petrarchan traditions, Donne's poems stand in a class by themselves. He broke away from the traditional concept of poetry as was Petrarchan in nature. The concept of woman is Petrarchan and in that of Donne is totally different. Another quality is his passion, and though he does not allow his passion to run away with him. Grayson writes, एक क्रिटिक हैं ग्रेसन, वो जॉन डन की पोइट्री के बारे में कहते हैं, डन्स पोइट्री इज अ वेरी कम्प्लेक्स फिनोमिना बट द टू डोमिनेंट स्ट्रेन्स इन इट आर जस्ट दीज, द स्ट्रेन्स ऑफ डायलेक्टिक, subtle play of argument and wit and fantastic, and the strain of vivid realism and a regard of passion. Donne shows the supremacy of love. इसमें कोई शक नहीं कि जॉन डन जो है इनोवेटर थे न्यू काइंड ऑफ लव पोएट्री के। What surprises the reader is the variety of different moods and situations of the theme of love, sensual, violent, and full of vivacity of life. There is scorn, cynicism, bitterness, and sarcasm, but the force of love is genuine and unquestionable in Donne's poetry. Donne is one of the greatest English love poets. In fact, among all the English poets, he is a complete amongst them. To conclude, John Donne has not studied love but experienced. He does not advise his readers but speaks the truth. He leaves everything on his reader to decide whether he is right or not. Donne's greatness lies within the expression of feelings and his philosophy of love. He is different. He is overwhelming, and finally, we can say that John Donne is the best metaphysical love poet ever witnessed in the history of English literature. Viewers, आपने इस लेक्चर को कैसा पाया, इसके मुतालिक अपनी राय दीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स आपको मिलते रहें। जॉन डन की बायोग्राफी और जॉन डन के लव अफेयर के मुतालिक हम 2 नेक्स्ट लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।